हिस्ट्री सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज सीरीज़ की तीसरी वीडियो है और इस तीसरी वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रांसीसियों को, डेनिश और ब्रिटिशर्स को। हमने पहली वीडियो में देखा था कि भारत में यूरोपियों के आने के क्या कारण थे, वो आए। दूसरी वीडियो में हमने देखा कि कौन यूरोपीय भारत में पहले आया, जैसे कि पुर्तगालियों को पूरा देख के पढ़ के हम लोगों ने डच किए थे। डच को इतना महत्वपूर्ण भारत में कर नहीं पाए थे, तो डचों के बाद फिर हमारा भारत में आगमन होता है ब्रिटिशर्स का, यानी कि अंग्रेज़ों का, इंग्लैंड के निवासी जो थे। लेकिन इस वीडियो में शुरुआत हम फ्रांसीसियों से करेंगे। फ्रांसीसियों के बाद हम लोग डेनिश पढ़ेंगे, फिर हम वापस बीच में जो आए थे अंग्रेज़ उनको पढ़ेंगे। इसका कारण है कि ब्रिटिशर्स का जो हिस्ट्री है इंडिया में वो बहुत बड़ी है। पूरी हिस्ट्री ही, मॉडर्न हिस्ट्री अंग्रेज़ों पे टिकी हुई है। फ्रांसीसी भारत में अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन के उभरे थे, ये बात सच है। इतना समझ लीजिए कि 1947 के बाद हम या तो इंग्लिश बोलते या हम फ्रेंच बोलते। अगर फ्रांसीसी अंग्रेज़ों को परास्त करने में कामयाब होते तो भारत पे कब्जा ज़रूर होता, लेकिन अंग्रेज़ों का नहीं, फ्रांसीसियों का, अगर ऐसा होता तो। लेकिन किस्मत थी, फ्रांसीसी अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर पाए। पर ध्यान रहे, दोनों शक्तियाँ आपस में बहुत ही बड़े संघर्ष के बाद एक दूसरे से मुक्त हो पाई थी। इसमें फ्रांसीसी हारे थे, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो हमारा जो वीडियो आज का होगा फ्रांसीसी कंपनी से शुरू होगा। तो देखिए, फ्रांस के बारे में पहली चीज़ शुरू होती है 1664 में, जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका निर्माण हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी 1664 में। ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़, पहले मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ। एक चीज़ मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बताना भूल गया था, एक्स्ट्रा चीज़ थी, वो बतानी थी, महत्वपूर्ण है पर। और दूसरा जो चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ उससे रिलेटेड एक नाम मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया बताने में। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डच थे, डचों की जो कंपनी स्थापित हुई थी, डच कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। इसको ध्यान रखिए, डच कहाँ के थे? हॉलैंड के निवासी थे, जिसे नीदरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। पुर्तगाल के बाद भारत में डच ही आए थे, लेकिन डचों की जो कंपनी स्थापित हुई थी 1602 में हुई थी। ठीक है। और जो पहला डच भारत में आया था, पहला डच, ये तो हमने ये बताया है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई, ये तो कंपनी की स्थापना है। पहला जो डच भारत आया था वो आया था कार्लेनिस डी हाउटमैन। ये नाम थोड़ा सा मिस्टेक बता दिया था मैंने, नाम यही बताया था पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था मैंने नाम को। कार्लेनिस डी हाउटमैन, ये पहला डच था जो भारत आया था, इतना मैंने बताया था। एक और चीज़ मैं इसके बारे में बता देता हूँ जो मैं पिछले लेक्चर में मिस कर गया, कि ये 1596 में भारत आया था। 1596 में कार्लेनिस डी हाउटमैन, जो कि पहला डच है जो भारत आया। समझ रहे हैं? डच कहाँ के थे? डच थे हॉलैंड के। ठीक, ये पिछले टॉपिक का थोड़ा सा मैंने इसको करेक्ट कर दिया। चलो अब देखते हैं फ्रांसीसी, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। फ्रांसीसी, देखो, फ्रांसीसी 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है। कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है, इसको समझ लीजिए। फ्रांस का राजा इस समय था लुई 14, ये राजा है। और इसके मंत्री है, मंत्री का नाम है कोलबर्ट ने 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, या कह लीजिए कि लुई 14 के मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से इस कंपनी की स्थापना हुई। अब इसकी स्थापना तो हो गई, पर इससे एक पॉइंट निकल के आता है, वो हमें समझना पड़ेगा कि फिर देखो, अगर कोलबर्ट यानी कि राजा का मंत्री इसकी स्थापना कर रहा है,
तो ये सरकारी कंपनी हुई, प्राइवेट कंपनी नहीं हुई, क्योंकि सरकार इसको बना रही है। नहीं तो बाकी सारी की सारी जितनी भी कंपनियां भारत में आई थी, चाहे वो पुर्तगाल हो, ब्रिटिश हो, आपकी डच हो एंड डैनिश हो, ये सब प्राइवेट कंपनियां थी, ठीक है, व्यापारियों की कंपनियां थी। लेकिन ये फ्रांस की कंपनी यानी कि सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी। और ये एकमात्र ऐसी कंपनी थी। भारत में जितने भी यूरोपीय देश के जो व्यापारी आए, उनमें से सिर्फ फ्रेंच थे जो सरकारी कंपनी थी। जब हम एकमात्र लगाते गए, देखिए एकमात्र जहाँ आ जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिए आप, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसी शब्दावली जहाँ पे आती है एकमात्र, केवल, इकलौता, ये जो वर्ड्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। सरकारी कंपनी थी, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 1664 में ही एक नाम याद करिए आप, शाइस्ता खां, ठीक है, शाइस्ता खां जो कि बंगाल का क्या था, सूबेदार था, बंगाल का सूबेदार था शाइस्ता खां। इसने चंद्रनगर दिया, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर दे दिया। पर चंद्रनगर दिया ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि ये फ्रांसीसियों की सबसे बड़ी बस्ती बनी भारत में। इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि फ्रांसीसियों की भारत में जो सबसे बड़ी बस्ती बनी वो चंद्रनगर थी। दूसरी चीज होती है 1667 में। 1667 में फ्रैंक कैरो जाता है औरंगजेब के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में क्या, परमिट लेने के लिए, व्यापार की अनुमति लेने के लिए, ठीक है, फैक्ट्री खोलने के लिए ये गया और औरंगजेब ने अनुमति दे दी। तो इसीलिए इसी डेट में 1667 में ही हमको सूरत में पहली फैक्ट्री दिखेगी फ्रांसीसियों की। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, फैक्ट्री कोठी, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी या कब स्थापित हुई थी, ठीक है। और फ्रैंक कैरो ने ही करवाया था, ठीक है। ये जो आदेश, ये जो फरमान लिया था औरंगजेब से लिया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1667 में पहली फैक्ट्री लगी, ठीक है। तो ये चीज़, ये कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। डेट के हिसाब से हम चल रहे हैं आगे आगे। अब देखो अगली डेट महत्वपूर्ण है 1673। एक जगह है साउथ में वालीकोंडपुरम, वालीकोंडपुरम का जो सरदार था या प्रमुख था वालीकोंडपुरम का, उसने फ्रांसीसियों को इस साल में एक गांव दे दिया जिसका नाम था पांडिचेरी। और जैसे फ्रांसीसियों की सबसे बड़ी बस्ती चंद्रनगर बनी, बंगाल में है ये जगह, वैसे ही पांडिचेरी फ्रांसीसियों का मुख्यालय बना। मुख्यालय कह लो, हेडक्वार्टर कह लो, सेंटर कह लो या राजधानी कह लो, भारत में इनकी जितने भी क्षेत्र थे उसकी सेंटर, उसकी राजधानी या उसका मुख्यालय पांडिचेरी बना। पांडिचेरी को विकसित करने का श्रेय फ्रांसीसियों को ही जाता है, ठीक है। तो ये एक यहाँ से ये वाली डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना है वो घटना घटती है 1742 में। 1742 इसमें क्या हुआ, देखो जब भारत में जब काफ़ी हिस्सों पर कब्जा हो जाता था तो कंपनी अपने गवर्नर भेजती थी उन हिस्सों को सुरक्षित रखने के लिए प्लस विस्तार करने के लिए अपने क्षेत्रों का, ठीक है। तो 1742 में भारत में जो फ्रांसीसी गवर्नर आया उसका नाम था डुप्ले, छोटे में पढ़ा हो कभी आपने, डुप्ले, ठीक है। 1742 में डुप्ले भारत गवर्नर बन के आया, फ्रांसीसी गवर्नर, ठीक है।
अब ये जो था ये थोड़ा महत्वाकांक्षी था, महत्वाकांक्षी यानी कि ज़्यादा चाहने वाला। इसने भारतीयों की, जो भारतीय राजा थे उनकी राजनीति में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। इससे अंग्रेज भी बौखला गए। जब इंडिया के पॉलिटिकल मैटर में फ्रांसीसी दखल करेंगे तो उससे अंग्रेजों को भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, अपनी मर्जी से हटा के किसी को राजा हटा के दूसरे को राजा बना दिया, तो ये इस तरह की घटनाएं अंग्रेजों को इफेक्ट कर सकती है। तो अंग्रेजों का इनसे हो गया पंगा। ठीक है, डुप्ले जो कि महत्वाकांक्षी और अदूरदर्शी इसको बोल सकते हैं। अदूरदर्शी यानी कि दूर की नहीं सोचने वाला, गलत समय में गलत लोगों से गलत बात पर पंगा कर लिया, है ना। जबकि अंग्रेज भारत में थोड़ा सा मजबूत स्थिति में है, पहले भी आए हैं, ये बात भी है। ठीक है, तो डुप्ले की इसी महत्वाकांक्षा और अदूरदर्शिता ने कर्नाटक युद्धों को जन्म दिया। कर्नाटक युद्ध जो कि 3 हुए, एक नहीं 3 युद्ध हुए, और ये तीनों कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुए। जिन युद्धों के परिणाम ने ये बताना था कि आखिरकार भारत के बड़े हिस्से पे अधिकार किसका होगा, फ्रांसीसियों का या अंग्रेजों का। ठीक है, तो कर्नाटक युद्ध है, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक चला, 48 तक चला। दूसरा युद्ध 48 से 1754 तक चला, और तीसरा युद्ध 1758 से 1763 तक चला। इन लगातार युद्धों में फ्रांसीसी हार गए, और फ्रांसीसी जब हार गए तो भारत के जितने भी क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा कर रखा था, कुछ के क्षेत्रों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों से उन्हें हाथ धोना पड़ा, और भारत में फ्रांसीसियों का धीरे धीरे पतन हो गया। जिन क्षेत्रों पे भारत में फ्रांसीसियों का कब्जा रहा, वो क्षेत्र भारत की आज़ादी के साथ ही आज़ाद हो गए फ्रांसीसियों से। तब तक फ्रांसीसी भी रहे, लेकिन भारत में अब विस्तार नहीं कर पाए। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप एक संधि हुई जिसे पेरिस की संधि कहा जाता है। पेरिस संधि, देखिए बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, तो इनको शॉर्ट में मैं अभी बता रहा हूँ, तो घबराइएगा मत, इसका एक टॉपिक अलग आएगा। अंग्रेजों में हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि अंग्रेजों का भी लड़ाई है ना। ये जो कर्नाटक की लड़ाई हुई है, कर्नाटक युद्ध जिसको बोला जाता है, 3 युद्ध हैं, कर्नाटक युद्ध है। ये कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। क्योंकि हम इन टॉपिक्स को फ्रांसीसी, डेनिश, इनको जल्दी से निपटाना चाह रहे हैं, तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे तो स्किप कर रहे हैं। अंग्रेजों में हम इन तीनों युद्धों को विस्तार से देखेंगे, कारण क्या थे, क्यों लड़ाई हो गई, कैसे हुई, कहाँ हुई और क्या परिणाम हुआ, कौन हारा, कैसे हारा, तो इन युद्धों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो एक संधि हुई थी, पेरिस की संधि। इस पेरिस की संधि में साफ साफ हो गया था कि देखो भारत में कुछ ही जगहों पे इनका कब्जा रहेगा फ्रांसीसियों का, प्लस ये भारत में अब सेना नहीं रखेंगे फ्रांसीसी, अपंग बना दिया एक हिसाब से। तो उसके बाद तो फ्रांसीसियों का भारत में कोई अस्तित्व नहीं दिखता है हमको एक बड़ी शक्ति के रूप में। ठीक है, गुपचुप तरीके से अपना काम चलाते हैं। डेनिश, फ्रांसीसियों के बाद भारत में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। डेनिश कंपनी, इसको लेके सबसे पहला सवाल आपके मन में यही उपजेगा कि डेनिश कहा किसे जाता है, डेनिश कौन थे, ये किस देश के निवासी थे, सबसे पहला जो सवाल होगा। तो सबसे पहली चीज ही एक ये फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है कि डेनिश कौन थे, कहाँ से आए थे या किस देश के निवासी। देखिए डेनमार्क जो देश है यूरोप का, डेनमार्क के निवासियों को डेनिश बोला जाता है, समझ लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि 1616 में ये भारत आए। भारत में कब आए, 1616 में, 1616 में। ठीक है, और पहली फैक्ट्री इनकी 1680 में दिखी हमें, पहली कोठी या पहली फैक्ट्री 1680 में बनी इनकी। 1680 में उन्होंने पहली फैक्ट्री बनाई कहाँ, त्रावणकोर में। त्रावणकोर कहाँ पड़ता है, केरल में। त्रावणकोर पड़ता है केरल में। त्रावणकोर राजवंश भी था एक वहाँ पे, बहुत लंबे समय तक चला, आजादी तक लगभग। त्रावणकोर केरल में पड़ता है, यहाँ इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। ये महत्वपूर्ण है, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है 1745 की डेट, इसलिए ये छोटा सा टॉपिक हो जाता है। क्यों, 1745 में इन्होंने क्विट कर दिया। क्विट क्या कर दिया इन्होंने, अंग्रेजों को, किसको, अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को अपनी सारी फैक्ट्रियां
बेच के और चले गए। 1745 में अंग्रेजों को अपनी सारी फैक्ट्रियाँ बेच के चले गए, ठीक है, डैनिश। तो जो जो इम्पोर्टेंट है, भारत में कब आए, फैक्ट्री कब स्थापित की और कहाँ स्थापित की, और कब ये गए भारत से, ये भी हो सकता है। या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है कि अंग्रेजों को अपनी सारी फैक्ट्रियाँ किन्होंने बेच दी, डेनमार्क के जो व्यापारी है, ठीक है। तो ये है। अच्छा, एक वो है छोटा सा, एक देख लीजिए इसे, एक स्वीडिश, देखो स्वीडिश के बारे में इतना समझ रहे, भारत में नहीं आए थे, लेकिन स्वीडिश बस इसलिए देख रहे हैं, एक छोटा सा पॉइंट है बस। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ये भी पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए बनाई गई थी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1731 में हुई थी, ठीक है। और महत्वपूर्ण ये है कि इन्होंने भारत के साथ नहीं, इन्होंने चीन के साथ अपना व्यापार किया, चीन के साथ व्यापार, बस। इसके अलावा आपको कंपनियों में और कुछ नहीं पढ़ना है, और हमारा सीधा सीधा टॉपिक चल जाएगा ब्रिटिश, जिसकी आप शायद इंतजार भी कर रहे होंगे, क्योंकि यहीं से फिर हमारा मुख्य धारा में हम प्रवेश कर रहे हैं आधुनिक इतिहास में। ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। कहानी दिलचस्प है, लेकिन शॉर्ट में मैं सुनाने की कोशिश करूँगा। देखो, सबसे पहले तो भारत में जो अंग्रेज आया, एक बोलते हैं आप कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जो है व्यापार की अनुमति लेने के लिए आया था, जेम्स फर्स्ट का एक लेटर लेके, ठीक है। लेकिन भारत में जो सबसे पहले अंग्रेज घुसा था, जो आया था सबसे पहले भारत की धरती पे जिसने रखा था, वो था जॉन मिल्डेन हॉल। 1599 में पहला अंग्रेज भारत आता है, पहला ब्रिटिशर, जिसका नाम था जॉन मिल्डेन हॉल। जॉन मिल्डेन हॉल, ठीक है, सबसे पहले भारत आया। इसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण घटना घटती है वो 1600 ईस्वी में घटती है, और इसमें क्या होता है कि EIC, मैं शॉर्ट में लिखूंगा इसको हर जगह, EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसको हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से और भी देशों ने बनाई थी कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी, तो मैं इसको EIC से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। 1600, तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, वैसे जो डेट मिलती है 31 दिसंबर 1600, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई कहाँ, लंदन में, ठीक है, लंदन में स्थापना हुई। और इस समय इंग्लैंड का शासक कौन था, इंग्लैंड पर किसका शासन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसे याद रखिएगा। रानी एलिजाबेथ, ये इस समय इंग्लैंड की शासिका थी, महारानी थी। एलिजाबेथ फर्स्ट भी बोलते हैं इनको। महान थी, काफ़ी महान थी, इनके समय में बहुत तरक्की की इंग्लैंड ने, ठीक है। गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लैंड बोला जाता है इनके टाइम पीरियड को। इन्होंने इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए, ये ध्यान रखिएगा कितने टाइम के लिए, 15 वर्षों के लिए, 15 साल के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिया। व्यापारिक एकाधिकार दिया। क्या होता है व्यापारिक एकाधिकार, या क्या होता है एकाधिकार, उसके लिए पहले थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी को समझिए। ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी आप समझ गए, इंडिया का मतलब भारत हो गया, ठीक है। भारत की साइड जाते थे, भारत की साइड व्यापार करना चाहते थे, तो इंडिया इसमें बीच में आ गया। ईस्ट का मतलब हो गया पूर्व, ईस्ट का मतलब हो गया पूर्व। तो देखिए, पूर्व का मतलब ये हो गया कि ये जो कंपनी बनी थी ये ईस्ट के साथ, यानी कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए बनी थी। पूर्वी किसके पूर्वी, मतलब इंग्लैंड के पूर्वी। इंग्लैंड के पूर्व में कैसे होगा देखते हैं। जो ये है आपका अफ्रीका, इंडिया हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका यूरोप। यही यूरोप में ही इधर लगभग यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा द्वीप है। यहीं पर जो देश है, ये जो देश है, इसका नाम ही है इंग्लैंड।
ठीक है, और भी द्वीप है यहाँ पे। तो ये जो आपको यूरोप में दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये इंग्लैंड है, और इंग्लैंड के पूर्व में ये सारे देश हैं। तो इधर पूर्व में इंग्लैंड अपने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना चाहता था। वैसे टारगेट इंडिया ही था, तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखा इन्होंने। तो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना चाहता था। तो एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए इन्हें व्यापारिक एकाधिकार दिया। व्यापारिक एकाधिकार यानी कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार केवल इन्हीं के पास है। एक अधिकार यानी कि इंग्लैंड के अंदर तमाम कंपनियां होंगी, पहले की होंगी, इनके टाइम की होगी, या इनके बाद भी अगर कोई कंपनी बनती है तो उनको पूर्वी देशों के साथ यानी कि इधर की साइड की किसी भी कंट्री के साथ या इंडिया के साथ व्यापार करने की अनुमति नहीं मिलेगी। ठीक है, 15 साल के लिए नहीं मिलेगी। ये एलिजाबेथ का फरमान इन्हें मिला, या इन्हें जो है एकाधिकार मिला। ठीक, व्यापारिक एकाधिकार का मतलब समझ गए होंगे कि पूर्वी देशों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई दूसरी कंपनी व्यापार नहीं करेगी। भारत के साथ कोई भी दूसरी कंपनी व्यापार नहीं करेगी, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। यानी कि इंग्लैंड की जितनी भी कंपनियां हैं, आप ये मत समझिए कि सिर्फ ये ईस्ट इंडिया कंपनी में रहेगी तो इंग्लैंड में सिर्फ यही है। बहुत सारी कंपनियां हैं इसके बाद भी बनी, लेकिन उन्हें भारत के साथ या पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति नहीं दी गई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई। एलिजाबेथ ने तो इसको 15 सालों के लिए दिया। ठीक है, लेकिन 15 साल पूरे होने से पहले ही, 15 सालों के लिए अगर ये एकाधिकार मिला था और 1600 में ये दिया था, एलिजाबेथ ने ये व्यापारिक एकाधिकार 1600 में दिया था, यानी कि 1615 तक चलना था, लेकिन 1615 तक नहीं चला। उससे पहले ही जब इंग्लैंड के जो राजा बने, जेम्स फर्स्ट बने थे, तो इन्होंने 1608 में ही ये एकाधिकार परमानेंट कर दिया। परमानेंट को हम बोल देंगे सीधे स्थायी कर दिया। कब तक के लिए? अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, परमानेंट कर दिया फिलहाल। ठीक, तो ये जेम्स फर्स्ट के टाइम पे हुआ था 1608 में, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसके तुरंत बाद 1609 में एक घटना घटी। ठीक है, जेम्स फर्स्ट ने अपने एक राजदूत को भारत भेजा, भारत के बादशाह से व्यापार की अनुमति लेने के लिए। उसका नाम था हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। 1609 में कैप्टन हॉकिंस इंडिया आया, सूरत में उतरा। ठीक है, और फिर हॉकिंस जब आता है तो ये गया जहांगीर के दरबार में। उस समय भारत का बादशाह जहांगीर था, जहांगीर के पास गया। कैप्टन हॉकिंस एक लेटर लेके आया था अपने राजा जेम्स फर्स्ट का। लेटर अकबर के नाम का था। ठीक है, लेकिन तब तक जहांगीर भारत का शासक बन चुका था। ठीक है, तो जहांगीर के पास गया और जाके व्यापार के लिए परमिशन मांगी, हमें व्यापार करने दीजिए। ठीक है, 1609 की घटना। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, मैंने पिछले टॉपिक में भी ये बात बताई थी कि हॉकिंस आया था 1609 में। वो कुछ बच्चों ने मुझसे ये भी बोला कि कुछ किताबों में ये डेट 1608 मिली है। बिल्कुल मिली होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये किताबों में ही नहीं, आप इंटरनेट में भी छानेंगे तो आपको वहाँ पर भी 1608 और 1609 भर भर के मिलेगा। ठीक है, दोनों डेट्स भर भर के मिलेंगी। तो इसलिए फिक्स तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हमने इसको 1609 माना है। ठीक है, मुझे जहाँ तक जो कुछ विश्वसनीय सोर्सेज में मैंने जहाँ पर देखा, जो मेरे हिसाब से ज़्यादा विश्वसनीय थे, उनके हिसाब से मैंने ये डेट ली है। ठीक है, और विवादित चीज़ों पर प्रश्न कम ही आते हैं। ठीक है, ये विवादित है कि 8 में आया था, 9 में आया था, तो ऐसी चीज़ों पे प्रश्न कम आते हैं। लेकिन आए हैं प्रश्न तो किस तरीके से आते हैं? फिर ऐसे अगर इस पर प्रश्न बन गया तो जो ऑप्शंस होंगे वो ऐसे नहीं देगा। वो 1608 में आया था कि 1609 में आया था कि 1610 में आया था कि 1611 में आया था। अगर ये प्रश्न आ भी गया कि कैप्टन हॉकिंस भारत कब आया था, तो कभी इस ऐसे सीरीज में नहीं देगा। जब 8 और 9 में इतना विवाद है तो आयोग खुद अपने आप नहीं फंसना चाहेगा, क्योंकि एक परमानेंट सोर्स नहीं मिल रहा है जहाँ पर हमें पता लगे कि 8 में आया था कि 9 में आया था। ये भी हो सकता है कि 2 डेट इसलिए मिलती है, 8 में निकला हो, 1608 के लास्ट में निकला हो, इंग्लैंड से निकल चुका हो, 1609 में भारत पहुँचा हो, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया हो। ठीक है, तो आपको तो पता है 31 दिसंबर के अगले दिन नया साल आ जाता है। एक दिन में अगला साल चेंज हो जाता है। ठीक है,
ये जोक की तरह बोला मैंने, खैर आपको समझना पड़ेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर ये देगा तो प्रश्न या तो 1608 देगा और यहाँ पे कुछ थोड़ा ज़्यादा डेट दे देगा, 20 दे देगा या 1498 दे देगा, ऐसी कुछ दूर दूर की डेट्स देगा। 1608 देता है या 1609 देता है तो तब भी ऐसा करेगा, पर ऐसा नहीं करेगा। एग्जाम आयोग आपके साथ ऐसा तो खिलवाड़ नहीं करेगा कि 8 और 9 अगल बगल में दे दे कि खुद बताओ। जब इतिहासकार इसमें एक मत नहीं है तो विद्यार्थी कहाँ से बताएगा। ठीक है, हमने इसको 1600 माना है, इसकी चिंता आप लोग छोड़ दीजिए। ऐसे भी और भी कई डेट्स होंगी, उनको भी आप समझ लीजिए कि मैं जो भी बताऊंगा आपको वो ज़्यादा जो प्रूफ होगी उसको बताऊंगा। ठीक है, परमानेंट तो कुछ भी नहीं है इतिहास में, कुछ भी एकदम स्थिर नहीं है, परफेक्ट नहीं है ना। हमें इतिहास तो खंगाल, देखो बीती हुई चीज़ें हैं, उसमें थोड़ा बहुत तो फेरबदल हो ही जाता है, थोड़ा बहुत तो चेंजेस आ ही जाते हैं, लेकिन जहाँ तक ये ज़्यादा विश्वास नहीं है। खैर हम लोग वापस आते हैं टॉपिक पे। तो 1609 में कैप्टन हॉकिंस आया जहांगीर के दरबार में। एक चीज़ और पूछी जाती है, वो भी पूछी जाती है कि भैया कैप्टन हॉकिंस जो आया था उसके जहाज का एक नाम था, उसके जहाज का क्या नाम था? इसके जहाज का नाम था हेक्टर। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जिस जहाज से भारत में आया था वो था हेक्टर, और जहांगीर के दरबार में। तो जहांगीर के दरबार में किस लिए आया था? व्यापार के परमिट के लिए, व्यापार की अनुमति के लिए। लेकिन हुआ क्या कि जहांगीर ने इसे ये अनुमति नहीं दी। हालांकि हॉकिंस ने बहुत अच्छा तरीका आजमाया था इसको प्रभावित करने का, और जहांगीर इससे प्रभावित भी हुआ। किया क्या कि देखो हॉकिंस क्या था, हॉकिंस अरबी फारसी का अच्छा खासा जानकार था, फारसी भाषा का जानकार था, तुर्की का जानकार था, और टर्की जो लैंग्वेज थी वो मुगलों की मातृभाषा थी, मदर टंग थी। ठीक है, तो एक अंग्रेज आता है हॉकिंस और जहांगीर के पास जाके उसको सलामी देने के बाद उससे उसकी मातृभाषा में बात करता है। पुर्तगालियों के भारत में प्रभाव को देखते हुए जहांगीर ने व्यापार की अनुमति अंग्रेजों को नहीं दी। ठीक है, वही वाली कहावत है ना, एक आपने सुनी होगी कि जिधर वजन उधर भजन। ठीक है, तो वही वाली बात है, जहांगीर ने वो अनुमति तो नहीं दी, लेकिन टर्की में बात की थी और प्रभावित कर गया हॉकिंस इसको, तो जहांगीर ने सिर्फ 400 का मनसब प्रदान किया। मनसबदारी प्रथा मुगलों की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रथा है जो मुगलों ने शुरू की थी, कहते हैं अकबर ने शुरू की थी। तो मनसबदारी प्रथा, फिर ये आपका मिडिवल का टॉपिक हो जाएगा, इसको कभी वहीं पे डिटेल में समझूंगा। फिलहाल आप सिंपल में समझ लीजिए, मनसब फारसी भाषा का शब्द है और मनसब का अर्थ होता है रैंक। फारसी भाषा का जो शब्द है मनसब, इसका मतलब होता है रैंक। ठीक है, तो रैंक दी जाती थी वहाँ अधिकारियों को। ठीक है, रैंक के हिसाब से पहचाना भी जाता था। ठीक है, जैसे आपको बता दूं कि 5000 का जो मनसब होता था, इससे अंदाजा लगा लीजिए आप, 5000 का जो मनसब होता था वो राज परिवार के लोगों को मिलता था। समझ में आ गया? तो ये 400 का मनसब उसको देता है जहांगीर, और प्लस एक उपाधि देता है जो थी इंग्लिश खां। इंग्लिश खां की उपाधि दे दी कैप्टन हॉकिंस को। समझ में आ गया? कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने 400 का मनसब दिया और इंग्लिश खां की उपाधि दी। ठीक है, इसी से संतुष्ट होना पड़ा कैप्टन हॉकिंस को। आया तो किसी और काम के लिए था, पर क्या करता। देखिए आप, जब हॉकिंस आया और वो कामयाब नहीं रहा फरमान लेने में, तो अगला ट्राई करेगा जिसका नाम है टॉमस रो। सर थॉमस रो भी बोलते हैं इसको, टॉमस भी बोलते हैं। 1615 में टॉमस रो इंडिया आएगा। ठीक है, जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनके, जेम्स फर्स्ट का शाही राजदूत बनके। ठीक है, टॉमस रो आया किस चीज़ के लिए? जहांगीर के पास आया। कहाँ आया? जहांगीर के पास। जहांगीर बादशाह था, जहांगीर के पास आया फरमान लेने के लिए या परमिट लेने के लिए, या कहें कि भारत में व्यापार की परमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो टॉमस रो आया। अब ये थोड़ा सा चालाक कह लो आप या समझदार कह लो कि 15 में आया और इसने जहांगीर से जो मुलाकात की वो 1616 में की। ठीक है, 15 में आ गया था ये, शुरुआत में ही 15 की, और 15 की लास्ट में ये जहांगीर से मिलने के लिए थोड़ा सा उमड़ा। ठीक है, आपको बता दें कि अजमेर में था जहांगीर, यात्रा पे था, अजमेर में था, और दिसंबर 1615 में अजमेर में ही दरबार लगा दिया था जहांगीर ने अपना। ठीक है, तो इसे 10 जनवरी 1616 में अनुमति मिली जहांगीर के दरबार में उपस्थित होने की। जहांगीर के दरबार में जाने की इजाज़त इसको 10 जनवरी 1616 में मिली। ठीक है,
1615 से दरबार में था। ठीक, दिसंबर 1615, लगभग 3 हफ्ते बाद यानी कि, ठीक है, 3 हफ्ते बाद इसको अनुमति मिली जहांगीर से भेंट करने की। तो वहाँ पर जाकर इसने आग्रह किया, अनुमति मांगी। उससे पहले इसके मन में शिकायतें थी जहांगीर को बताने के लिए। देखो हुआ क्या था कि 1615 में जब टॉमस रो आया इंडिया तो सूरत में उतरा, ठीक है, और सूरत में उतरने के बाद जो इसे फिर मिला, आगे इसे जो मिला मुगलों में, वो मिला खुर्रम। वहां इसे मिला खुर्रम। खुर्रम कौन था? जहांगीर का बेटा, जहांगीर का सबसे होनहार बेटा खुर्रम, जिसने दक्षिण भारत को जीता, दक्षिण भारत की विजय की थी। जहांगीर ने खुर्रम को दक्षिण भारत जीतने के लिए भेजा था और बहुत जबरदस्त विजय प्राप्त करके जब ये वापस आया तो जहांगीर ने इसे एक उपाधि दे दी, शाहजहां की। तो अब आपको पता लगा होगा, आगरा का ताजमहल बनाने वाला शाहजहां ही खुर्रम है। तो शाहजहां, अभी खुर्रम जैसे जवान है, गर्म खून है भैया, तो टॉमस रो को देख के थोड़ा सा इसने मजाक बनाया, ठीक है, उसकी खिल्ली उड़ाई कि देखो जी एक और राजदूत भारत में आ गया अंग्रेजों का, एक और अंग्रेज आ गया भारत में। पहले में हॉकिंस आया ही था, व्यापारिक फरमान लेने के लिए आया था, व्यापार की अनुमति लेने के लिए आया था, और मिला क्या, 400 का मनसब मिल गया, एक उपाधि देके उसे साइड बिठा दिया। ठीक, कहते जहांगीर इस बात से बहुत चिढ़ गया कि मेहमान के साथ या जो जेम्स फर्स्ट जो इंग्लैंड के राजा हैं उसके राजदूत के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया और भरे दरबार में खुर्रम को डांट लगाई। भरे दरबार में जहांगीर ने खुर्रम को डांट लगाई इस बात के लिए, ठीक है, इस तरह का व्यवहार करने के लिए, ठीक है। तो जहांगीर ने भी क्या किया कि जब इसने व्यापार की परमिशन के लिए बात की तो जहांगीर को प्रभावित करने में ये भी कामयाब नहीं रहा पूरी तरीके से। जहांगीर ने इसे भी मना कर दिया, ठीक है, अपने अंदाज में मना किया, लेकिन मना कर दिया व्यापार की अनुमति देने। हालांकि कुछ समय बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि खुर्रम खुद टॉमस रो को सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए अनुमति दे देगा, लेकिन कैसे देगा, क्यों देगा, इसको समझ। देखो भारत में उस समय पुर्तगालियों का वर्चस्व था। अगर विदेशियों के बारे में बात करें तो पुर्तगालियों ने आतंक मचा रखा था, ठीक है। मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि कैसे इन्होंने जहांगीर के जहाज को पकड़ लिया था, ठीक है, और जहांगीर के जहाज़ों को पकड़ के इसने, पुर्तगालियों ने जहांगीर के जहाज़ों को पकड़ के लूट लिया था। 4 जहाज़ थे, जिनमें से 2 जहाज राजसी थे, जिसमें जहांगीर की माँ के लिए कुछ विशेष वस्तुएं आ रही थी, ठीक है, उसको पकड़ के लूट लिया, कुछ मुस्लिमों को बंदी बना लिया। तो पुर्तगालियों की जो है ना दादागिरी बढ़ती जा रही थी, और दादागिरी बढ़ने का एक कारण ये था कि अंग्रेज भारत में आ रहे हैं, उनसे सौदा ना कर लें मुगल, तो ये डराने की कोशिश भी कर रहे हैं, अपनी पावर भी दिखा रहे हैं। और सही बात ये भी है कि मुगलों की पास नौसेना अच्छी नहीं थी, लेकिन रहेंगे तो धरती पे ही ना, समुद्र में ही थोड़ी रहना। पुर्तगालियों ने धरती पे रहेंगे, तो अब यहाँ भारत की धरती पे रहेंगे तो उस समय कौन है, जहांगीर भी सर्वे सर्वे है, छोड़ेगा थोड़ी। अब इसका बदला जो है खुर्रम करेगा। खुर्रम क्या करेगा कि अंग्रेजों से सौदा कर देगा। खुर्रम इस समय गुजरात का सूबेदार था, सूरत गुजरात में ही पड़ता है, तो आपको बता दूं, ठीक है। तो गुजरात का सूबेदार था। खुर्रम ने बोला अंग्रेजों को, देखो चलो एक चांस देते हैं तुम्हें, भाई इन्होंने बड़ा परेशान कर रखा पुर्तगालियों ने, अगर तुम इन्हें हरा देते हो, इन्हें जरा सबक सिखाओ, तट के क्षेत्रों से थोड़ा इनकी शक्ति को जरा कम करो, अगर ऐसा करने में कामयाब होते हो तो मैं आपको परमिशन दूंगा। टॉमस रो कामयाब भी होता है, पुर्तगालियों को जो है बड़े ढंग से इनके चक्के छुड़ा दिए उसने, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही प्रयोग कर लिया हमारे घर का। तो इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि आखिरकार टॉमस रो के टाइम पीरियड में अंग्रेज कामयाब हो जाते हैं भारत में व्यापार की परमिशन के लिए, ठीक है, यानी कि खुर्रम ने इन्हें इजाज़त दे दी व्यापार करने के लिए, ठीक है। अब इनकी फैक्ट्री के बारे में देखते हैं जरा, ये चीज़ तो हमने सबसे पहले देखनी होती है, ठीक है। इन्होंने फैक्ट्री कहाँ लगाई? पहली फैक्ट्री देखो, आपको 2-3 नाम मिलेंगे। आश्चर्यजनक रूप से किताबों में लिखा मिलता है कि पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टम में इन्होंने स्थापित की, और वहीं कुछ और किताबें हैं, सारी किताबें कोई छोटी मोटी किताबें नहीं, अच्छी खासी किताबों में किसी में मिलता है मसूलीपट्टम, किसी में मिलता है आपका सूरत में पहली फैक्ट्री खोली। सुना भी होगा आप लोगों ने, आपको दोनों सुन के लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं पहली फैक्ट्री इन्होंने मसूलीपट्टम में खोली थी। पहली फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की थी मसूलीपट्टम में। कब की थी? 1611 में। लेकिन ये असफल रही, सक्सेसफुल नहीं रही उनकी ये फैक्ट्री, तो इसलिए इसका नाम भी कई बार हटाया हुआ होता है।
और कई बार इसका नाम मिला होता है क्योंकि पहली फैक्ट्री तो यही थी, भले ही असफल रही होगी, इन्हें बंद करनी पड़ी या बंद हो गई थी। तो उसके बाद इन्होंने जो अगली फैक्ट्री खोली 1613 में खोली, कहाँ? सूरत में। ठीक है, भारत में अगली फैक्ट्री इनकी सूरत में बनी। पहली फैक्ट्री इनकी मसूलीपट्टनम में थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। असफल रही वो अलग बात है। ठीक है, तो इनकी पहली, यहाँ पर फिर ये आ जाता है कि पहली सफल फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? सूरत में। कब हुई? 1613 में। ठीक है, और फिर 16 में इनको मिल ही गया, परमिशन मिल चुकी है भारत में व्यापार करने की। ठीक है, खुर्रम ने दे दिया सूरत में। तो अब पूरी तरीके से भारत पे अब धीरे धीरे देखेंगे इनका हम कब्जा। हॉकिंस के आने के बाद जब टॉमस रो आया तो भारत में व्यापार की परमिशन मिल गई। उसके बाद भारत के अलग अलग हिस्सों तक इन्हें अपनी जब पहुंच बनानी थी तो इन्होंने हर जगह अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश की, और उसी में एक जगह कामयाब हो गए 1632 में। 1632 में इन्हें एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि इन्हें सुनहरा फरमान कब मिला था? सुनहरा फरमान। ठीक है, सुनहरा फरमान इनको 1632 में मिला था। किसने दिया था? गोलकुंडा के शासक ने। गोलकुंडा का जो शासक था, सुल्तान था, उसने 1632 में इन्हें सुनहरा फरमान दे दिया। सुनहरा फरमान क्या था भैया? आप गोलकुंडा में या इसके आसपास के क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हैं। स्वतंत्र व्यापार करने की छूट दे दी इनको, पूरी छूट दे दी गोलकुंडा ने। ठीक है, 1632 में। लेकिन ये जो छूट दी ये फ्री में नहीं मिली, ये 500 पैगोडा के बदले 500 पैगोडा पर ईयर, प्रतिवर्ष 500 पैगोडा प्रतिवर्ष। पैगोडा क्या? ये इनकी मुद्रा थी जो इन्होंने चलाई थी, जो इनकी मुद्रा चलती थी वो थी पैगोडा। सोने के सिक्के कह दीजिए आप। ठीक है, निश्चित मात्रा के, निश्चित भारत के सोने के सिक्के होते थे। 500 पैगोडा पर ईयर इन्हें गोलकुंडा और उसके आसपास के क्षेत्रों में दे दी इन्होंने। क्या? परमिशन दे दी व्यापार करने की, और इसी को बोला जाता है सुनहरा फरमान। कब मिला था? 1632 में। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने दिया था? गोलकुंडा के शासक ने दिया था, नाम नहीं पता पर गोलकुंडा के शासक ने दिया था। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगला इनका क्रम बना वो बना 1661 में। अंग्रेजों की किस्मत हर जगह से चमक रही है। देखो होता क्या है, 1661 में जो इंग्लैंड का जो राजा था उसका नाम था चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड जो इंग्लैंड का राजा है, इसकी शादी हो जाती है पुर्तगाल की राजकुमारी से जिसका नाम था कैथरीन। पुर्तगाल की राजकुमारी थी, इसका नाम था कैथरीन। इसके साथ शादी हो रही है। ठीक है, शादी हुई तो पुर्तगाल की राजकुमारी थी। पुर्तगाल ने अंग्रेजों को या इंग्लैंड को या चार्ल्स को, पुर्तगालियों ने क्या किया? दहेज दिया। और दहेज में क्या दिया इन्हें? बम्बई। बम्बई पे पुर्तगालियों का अधिकार था तो बम्बई दहेज में दे दिया पुर्तगालियों ने। ठीक है, तो बम्बई दहेज में मिल गया अब चार्ल्स को। चार्ल्स ने 1668 में, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है इसे भी ध्यान रखिएगा, 1668 में चार्ल्स ने बम्बई 10 पाउंड पर ईयर के रेट पे ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, मैंने बोला था इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा, EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड प्रति वर्ष की दर पे किराए पर दे दिया। बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर मिल गया। ठीक है, बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया किराए पर। कितने किराए पर? 10 पाउंड प्रति वर्ष। किसने दिया? चार्ल्स ने। 61 में चार्ल्स को दहेज के रूप में बम्बई मिला, 68 में उसने किराए पे दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। देखो अब चाहे किराए पे मिले या कैसे मिले, लेकिन भारत के अलग अलग हिस्सों में इनकी पकड़ बनती जा रही है। सूरत में फैक्ट्री खोली पड़ी है और भी कई जगह इन्होंने फैक्ट्री खोली। यहाँ गोलकुंडा यानी कि आपको दक्षिण भारत की तरफ, गोलकुंडा दक्षिण भारत के आसपास पड़ेगा आपको। गोलकुंडा यानी कि दक्षिण भारत की तरफ भी इनका जो है इन्हें सुनहरा फरमान मिल गया, यहाँ की वहाँ पे भी इनकी थोड़ी पकड़ बन गई है। ठीक है, इधर बम्बई इनको लीज में मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से अंग्रेज अब आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो होगा भारत में अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलताएं। समझ गए होंगे टॉपिक को। ठीक है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा मजबूत बन पाए, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? वो टॉपिक बड़ा है, वहां से हम देखेंगे।
प्रारंभिक सफलताओं के बाद जो अंग्रेजों के सामने फिर सबसे बड़ी चुनौती आई वो थी ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी चुनौती थी फ्रांस। इसी तरीके से तरक्की कर रहा था भारत में फ्रांस भी। तो जब तरक्की भारत में दो बड़ी बड़ी शक्तियां करेंगी तो आपस में टकराव तो होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और फ्रांस का गवर्नर मैंने बताया था आपको, डुप्ले बन के आया था और यहीं से कहानी खराब हो गई। डुप्ले जो है गलत जगह गलत समय पे उलझ गया अंग्रेजों से, और जब उलझ गया तो बस लड़ाई हो गई। कर्नाटक वॉर्स हुए, कर्नाटक युद्ध जिनके नाम से हम जिन्हें जानते हैं, पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा और तीसरा, 3 युद्ध हुए जिनमें आखिरकार अंग्रेज जीते। कैसे जीते ये बहुत रोचक कहानी है, और क्यों ये लड़ाई हुई और कहाँ हुई उसको हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोगों से आज मैं विदा लेना चाहूँगा, काफ़ी समय हो चुका है। अगली वीडियो में आपको मिलेंगे परसों।